अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मक्का की सफल खेती के उत्पादन पर किसान का अनुभव। मशरूम की सफल खेती के उत्पादन से किसान ने लिया मुनाफा। अच्छी आय हेतु एक्वेरियम में कैसे करें रंगीन मछलियों का पालन। अनाज वाली फसलों के अंतर्गत मक्का की खेती करके प्रदेश के किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान खेमराज से मिलवाते हैं, जिन्होंने मक्का की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम खेमराज है। मैं चंबा जिला का रहने वाला हूं और मेरे गांव का नाम थल्ली है। जो यहाँ पे है हम तरह तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूँ, मक्की, मटर इत्यादि उगाते हैं। किसान भाइयों, मेरे माता पिता भी खेती बाड़ी करता हूँ और मैं उनके साथ 2-3 साल से खेती बाड़ी में हाथ आजमा रहा हूँ। और जो हमारा यहाँ पे सबसे खेती का मुख्य साधन है वो है मक्की। मक्की को उगाने के लिए हमें सबसे पहले हल चलाना पड़ता है और हल चलाने के बाद वहाँ खेत में से घास को रखना पड़ता है साइड में। घास को साइड में करते हैं, उसको जलाना पड़ता है। उसके बाद हम दोबारा हल चलाते हैं और उसके बाद हम मक्की बीजते हैं। मक्की बीजने के बाद वो बड़ी हो जाती हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं और उसके बाद और थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम उसमें खाद डालेंगे। खाद लगाने के बाद हम दोबारा खेत का निरीक्षण करने के लिए खेत में जाते हैं। देखते हैं कि मक्कियों में अधिक घास तो नहीं उग गया है, जिससे कि हमारी जो मक्की हैं वो ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। और अगर ज़्यादा घास हो गया है तो उसको हम निकालते हैं और उसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद 2-3 महीने ये पकती हैं। उस पकने के बाद हम इनको काटते हैं। काटने के बाद कोठे पे ले आते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी मक्की है ये लगभग 6 महीने के बाद काटने योग्य हो जाती है और जो इसका वो पक जाती है तो इसकी जो छालियाँ होती हैं हम गांव वाले तोड़कर घर में लेकर आते हैं और जो है इसको सुखाते हैं। और सुखाने के बाद इसकी जो ये छालियाँ हम इन्हें अपने घर में काट के ले आते हैं और 10-15 दिन के लिए हम अपने छत पे इसको सुखाते हैं। सूखने के बाद हम इसकी जो है मशीन में फंडाई करते हैं और फंडाई करने के बाद जो हमारी मक्की जो फंडाई के बाद छत पे आती है तो जो इसका बीज होता है उसका हम एक ढेर लगा देते हैं और जो इसके टोटे होते हैं उनको हम अलग रख देते हैं। और ये जो टोटे होते हैं ये हमारे जलाने के काम बहुत आते हैं। टोटों को हम ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। छालियों का बीज है, हम इसकी छनाई करते हैं, पुनाई करते हैं। उसको इसमें अगर कोई गंध है, जैसे छोटे छोटे टोटे होते हैं उनको अलग करते हैं। अगर कोई बीच में कंकड़ है, पत्थर है तो उसको भी हम यहाँ इसमें से हटाते हैं। और हमें अगर इसके बाद छत पे इसको सुखाते हैं 10-15 दिन के लिए और इसके बाद हम अभी इसका अलग से भंडार लगा देते हैं ताकि यह सूखकर और भंडार और इसका हम अपनी मार्केट में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ज़्यादा हो गई हो तो हम इसका मार्केट में भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर बच जाती है कुछ खाने के लिए रख लेते हैं और कुछ मार्केट में बेच देते हैं ताकि हमारा भी कुछ मुनाफा हो सके और
यही है मक्की बीजने की प्रक्रिया। मैंने अपनी 10 बीघा ज़मीन में मक्की बीजी थी जो 10 क्विंटल निकली है। इसमें से मैं 4 क्विंटल खाने के लिए रखूँगा और 6 क्विंटल बेच दूँगा। मंडी में इसका भाव 1500 रुपये क्विंटल है। इतना हम मुनाफा कमा लेते हैं। ये मक्की हमें मंडी में 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं और इसमें से जो हमारी अधिक और ज़रूरतें होती हैं उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। मैंने अपनी 10 बीघा ज़मीन में मक्की बीजी थी जो 10 क्विंटल निकली है। इसमें से मैं 4 क्विंटल खाने के लिए रखूँगा और 6 क्विंटल बेच दूँगा। मंडी में इसका भाव 1500 रुपये क्विंटल है। इतना हम मुनाफा कमा लेते हैं। आज के इस बदलते समय में हर किसान खेती के साथ साथ अन्य सह व्यवसाय से जुड़कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अगर बात की जाए मशरूम उत्पादन की तो ये किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान संजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मशरूम की खेती से आज अपनी आय लाखों रुपए कर ली है। तो आइए जानते हैं उनके इस सफलता के राज को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव कुमार जिला चंबा से गांव मंगला से बोल रहा हूं। मैं मशरूम की खेती करता हूं। जो मुझे मशरूम की खेती से बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए छोटे प्रॉफिट में ही बहुत काम कर लेता हूं मैं। और इस मशरूम के साथ साथ मैं अपना जो बाहर का काम भी इससे निपटा लेता हूं। सुबह शाम इस मशरूम की देख रेख कर लेता हूं और दिन में जो मेरा बाहर का काम होता है किसान का वो भी कर लेता हूँ। मैं मशरूम की खेती जो पिछले 5-6 साल से कर रहा हूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। और मैं इसकी जी जान से मशरूम की खेती में लगन से काम करता हूं। इसकी जो जानकारी मुझे एक एनजीओ से मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये काम मैंने कुछ वर्षों से शुरू कर दिया था। और पहले 50-100 बैग से काम शुरू किया है। अब मैंने 400-500 बैग के लिए प्लाट लगाया हुआ है। इससे जो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, मैं आपको इस मशरूम के रख रखाव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके रख रखाव के लिए पहले तो हमें इसके लिए रैक तैयार करने पड़ते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। कमरे में जो तो एक कमरे में नीचे तो एक 50-60 बैग ही लगते हैं। रैक में रखने से हमें 400-500 बैग की जगह हो जाती है। उससे हम डबल कमाई कर सकते हैं। हम इसके रख रखाव के लिए आपको बताते हैं। पहले हम इसके लिए केमिकल रखते हैं, दरवाजे के बाहर रखा होता है, जो पाँव धो के अंदर आना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जो हमें कमरा बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसमें से कोई भी गंदगी ना पड़े। गंदगी पड़ने से हमारे जो खाद जो होती है वो एकदम ख़राब हो जाती है 1-2 दिन में ही। इसलिए हम इसके लिए बिल्कुल सावधानी से काम करना पड़ता है। जैसे हम अंदर आने से पहले अपना हाथ पैर धो के अंदर आए, उसके बाद उसके वे काम करना पड़ता है। और उस पैकेट को फिर हम मेंटेन करके उसके लिए खाद होती है जो उसके ऊपर परत बना कर रखते हैं। इससे उससे बाद में उसे अंकुर निकलता है, जो उसको नाम देते हैं मशरूम कहते हैं। और उसको हम उसको पैदा होने के बाद उसको काट के फिर केमिकल में साफ़ करके फिर पैकेट में पैक करते हैं, जो मार्केट में जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए टेम्परेचर सारे मान्य है इसके, क्योंकि टेम्परेचर इसका 22 और 28 के डिग्री बीच में हो तो इसके लिए बिल्कुल सही होता है। जो इस टेम्परेचर के होने से ही हमें पता चलता है कि मशरूम के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य है। यही टेम्परेचर हमें बहुत लाभदायक और इसलिए टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य 22 और 28 डिग्री के बीच में ही रखना पड़ता है। मैंने इस पे 400 पैकेट लगाए हुए किसान भाइयों इसकी मुझे उपजाऊ अभी मैंने 50,000 में ये खरीदा है। इसके लिए मुझे प्रॉफिट मैंने सोचा है कि इसके मैं लाख से ऊपर ही कमाने की कोशिश करूँगा। जो मेरी मेहनत रंग लाएगी तो इसमें से 1.5 भी कमा सकता हूँ। और मार्केट में रेट सही रहा तो इसके लिए मैं 1.5 से ऊपर भी मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ये जो है मशरूम जो 1-2-3 महीने में ही तैयार होके फिर इसके प्रॉफिट जल्दी ही हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यवसाय को अपनाया जाए जिससे अच्छी आय मिल सके, और इसलिए आज हम बात करते हैं एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन की। आज के समय में ये अच्छी आय का साधन बनता जा रहा है। अतः आप इन मछलियों का पालन और प्रबंधन कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार। आप देखे होंगे शीशे के घर में मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं, तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई या युवाएं, विश्व में लगभग 600 प्रजाति की अलंकारी मछलियां पाई जाती हैं। भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। इसका बहुत बड़ा एक कारोबार है, तो अगर आप चाहिए तो इससे जुड़ करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है, विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, मछलियों की प्रजातियाँ, जलीय पौधे का चयन, उसका तापमान, उस मछली घर का प्रकाश का नियंत्रण और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि मछलियाँ उसी जल में घुली तो ऑक्सीजन से ही सांस लेती है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं, और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो, उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए। 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकर होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएँ, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए, ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। जहाँ तक जल का बात है तो मछली घर के पानी डालने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल साफ हो, प्रदूषण रहित नहीं हो, और जल किसी प्रकार का जलीय कीट या जीवाणु उसमें नहीं हो। जलीय पौधों के चयन में मुख्य ध्यान देना आवश्यक ये है कि जब मछलियाँ भयभीत होती हैं तब वो जलीय पौधे में छुपती हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक के भी जलीय पौधे आते हैं या नेचुरल प्राकृतिक भी जलीय पौधे, उनको आप अवश्य लगाव करें। ये सजावट के काम आते हैं, मछलियों को छुपने में काम आते हैं। कुछ मछलियों के अंडे स्वभाव से चिपकने वाले होते हैं जो उस जलीय पौधों पर जाकर चिपक सकते हैं। दिन के समय जलीय पौधे मछलियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से एक स्वस्थ वातावरण भी प्रभावित करती है, जो आपके मछली के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रकाश की बात है
किसान भाई, तो मछली घर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से आपके मछलियों को मिलता रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आता हो, जिसके लिए आप विद्युत बल्ब 25 से 60 वाट का या ट्यूब लाइट 40 वाट का ट्यूब लाइट की व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। तापमान, जल का तापमान 22 से 60 डिग्री सेल्सियस तक सर्वोत्तम माना जाता है एक्वेरियम के लिए। हालांकि मछली 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान के उतार चढ़ाव को उसका बॉडी एडजस्ट कर लेता है। तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है वो उनके गिल्स उनसे खींच करके और मछली को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अन्य पशुओं की तरह श्वसन क्रिया में इनको घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल से वायु के मिश्रण को लेने के यंत्र ही मिलता है, जिसके द्वारा यंत्र के द्वारा वो लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं। मछली घर के एक कोने के निचले सतह से कुछ ऊपर वाले स्थान पर उस यंत्र को लगा दिया जाता है और एटर के सतत निकलते रहने से वायु के बुलबुले से बुलबुला जो निकलता है पानी का, हवा का, उसके द्वारा मछली घर में, मछली के पानी में हवा का बहाव होता है, मतलब एरेशन की प्रक्रिया होती है और साथ ही उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, विशेषकर गर्मियों के दिनों में। तो ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है और मछलियां स्वस्थ भी रहती हैं, मृत्यु दर कम होगी, उनके शरीर की चमक बरकरार रहेगी, हमेशा वो स्वस्थ रहेंगी और देखने में खूबसूरत लगेंगी। अगर व्यवसायिक स्तर पर करना चाहते हैं तो इससे आप अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा में अगले 3-4 दिनों में मौसम आमतौर पर वैसे खुश्क रहेगा और सोमवार के बाद में थोड़े आंशिक बादल आ सकते हैं, क्योंकि 22 के बाद में पश्चिम विक्षोभ के एक प्रभाव आ सकता है जिससे आंशिक बादलवाई होगी। बारिश की अभी कोई 24-25 तारीख तक कोई संभावना नहीं बन रही है। तो और मौसम में तापमान में थोड़ी गिरावट जारी रहेगी, रात्रि तापमान में खास तौर पर, जो टेम्परेचर 8 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, जो अभी 10 के आसपास 9.8 आज का तापमान है। और ये अगले 2-3 दिनों में और गिरावट आएगी, परंतु जैसे ही 23 तारीख के आसपास जो बादलवाई आएगी उससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। और अभी किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि एक तो वो गेहूं की बिजाई के लिए अनुकूल मौसम है और तापमान बिल्कुल सामान्य है और वो किसान भाई गेहूं की बिजाई अगेती किस्मों के साथ पूरी करें। और सरसों की बिजाई का समय पूरा हो गया है और अभी जो सरसों समय पर बोई गई थी या अभी बोई हुई है उस पर निराई गुडाई करें और यदि आवश्यक हो तो पानी लगाएं। और अन्य फसलों में अभी वैसे कोई धुंध की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं बन रही है और धुंध का फसलों पर कोई से विशेष प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। पशुओं के लिए वैसे तो उसमें हम तो यही कह सकते हैं कि तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना को देखते हुए शाम के टाइम में पशुओं को अंदर बांधे, रात्रि को पशुओं को पशुशाला के अंदर ही बांधे, क्योंकि तापमान में गिरावट लगातार बन रही है और अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट रहेगी, इसलिए पशुओं को पशुशाला में बांधे और उनको खनिज मिश्रण 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें और पशुओं को हरा चारा देते रहें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शशि शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चंबा। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं आपके बगीचों में रुईदार जो एक कीड़ा जैसा लगा और इसको गुलिया प्लेफिड बोलते हैं, काफ़ी प्रकोप है। इस कीड़े से जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि काफ़ी बगीचा जो है, पौधे जो हैं थोड़े बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, गांठें जैसी बन जाती हैं और इस तरह जो है फल भी जो है कम लगते हैं। तो इस तरह जो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, के लिए सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए पूरा स्प्रे शेड्यूल बनाएं और उसके लिए अभी से ही तैयारी कर लें। जैसा कि इस कीड़े के लिए जैसे अभी सर्दियों में जो है उसको आजकल फ्यूरोडॉन भी चला हुआ है, फोरेट भी है, इस तरह की दवाई मिलती है। उसके साथ जो है इसकी ड्रेंचिंग करनी पड़ती है, इसकी जड़ों में जो है मिट्टी के तौलियों में डालना पड़ता है और उसके जो है ये 25 से 30 ग्राम के लगभग जो है डालना पड़ता है और उसको ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है ताकि जड़ों में जो है इसके कॉन्टैक्ट में, जड़ें जो है इसके कॉन्टैक्ट में रहें। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर की तरफ भी जब जैसे हम ये कीड़ा लगा हो तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो है उसका आपका जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है या उसका भी स्प्रे 2 ml के हिसाब से 100 लीटर पानी में जो है वो आप 1 लीटर में जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से कीड़ा कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई भी बगीचे में जो है घाव वगैरह हो या कोई कट वगैरह लगे हों तो उसको भी आप जो है ब्लाइटॉक्स से या सबसे अच्छा तरीका तो आजकल जो है थोड़ी सी मिट्टी लेकर और थोड़ा सा उसमें गोबर डालकर जो है उसको पेस्ट बनाकर जो है उसके साथ लगाएं तो बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी जो है वो हेल्प करता है। तो इससे भी पौधा जो है ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह की जो है वो आप सावधानी में करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो है इस कीड़े के लिए जो है हमारे विभाग की तरफ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक बायोलॉजिकल लैब भी हमने लगाई है शिमला में। तो इसका जो है जैसे आप जानते हैं कि कीड़ा ही जीव का आहार है, कीड़ा ही कीड़े को खाता है। तो इस तरह एक हमें एफिलिन स्माइली के नाम से जो कीड़ा होता है वो जो है वो इस कीड़े को खाता है, मतलब गुल्ली प्लेफिड को। तो इस तरह का इसका भी इंट्रोडक्शन यदि आप की जाए तो इसका भी काफ़ी कंट्रोल जो है वो आप अपने बगीचों में कर सकते हैं। तभी जो है आप अपने बगीचों से अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छे स्वस्थ पौधे जो आप रख सकते हैं। मैं किसान और बागवान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आजकल बगीचों में जो ये वुली एप्पल एफिड के नाम से जो ये कीट आजकल प्रकोप बढ़ रहा है, तो सर्वप्रथम ये कीट नीचे जड़ों की तरफ स्थानांतरित होता है ताकि ये सर्दियों में वहाँ जाके छुप जाता है और नीचे जाके जड़ों में जाके ये रस चूसता है और जड़ों में गांठें पैदा कर देती है। निदान हेतु एक जो दवाई है उसके लिए थीमेट या फोरेट नाम से मिलती है दवाई, कि 25 से 30 ग्राम जो है ये तने के नीचे जहाँ मिट्टी का लेवल होता है उसके इर्द गिर्द ये रखना पड़ता है गुलाई में और ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है उसको डाल देंगे। जड़ों में जो जा चुका है तो उसके निदान हेतु एक क्लोरोपाइरिफॉस नाम की दवाई है जो कि 4 से 5 ml आप प्रति लीटर पानी में डाल के उसका घोल बनाकर उसके जो तने में है, तने से नीचे जो तौलिया होता है उसमें ये ड्रेंचिंग करनी पड़ती है, तो उससे भी ये मर जाएगा। साथ में किसान भाइयों, ये कीट इसका दूसरा समय है पौधों में जाने के लिए मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में जैसे ऊपर पौधे के ऊपर पत्ते आने शुरू होते हैं तो ये ऊपर की ओर फिर स्थानांतरित होता है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो वही प्रक्रिया जो आजकल करनी है, थीमेट या फोरेट फिर एक बार डाल सकते हैं। तो जैसे यदि फिर भी उसके उपरांत भी पत्ते आने पर टहनियों पे ये दिख जाए तो क्लोरोपाइरिफॉस नाम की दवाई की
मात्रा इस वक्त 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो डाल के छिड़काव करें और फिर ये इसका रोकथाम हो जाएगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फूल उत्पादन हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कर्षण क्रियाएं। गन्ना की खेती के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए annadatar.hp@the-tv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।